शिवप्रदीप पांडे जी को आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय परिवार का आभारी हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि आप लोगों के साथ पहले सत्र में सूचना के अधिकार के विषय में चर्चा करने का मौका मिला है मुझे। तो इस अवसर को प्रदान करने के लिए इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है आपने इस कानून के विषय में काफ़ी कुछ सुना होगा और हमारे काफ़ी सारे साथी ऐसे भी होंगे जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डील कर रहे हैं, जो कि जन सूचना अधिकारी की भूमिका में भी होंगे, सहायक जन सूचना अधिकारी की भूमिका में भी होंगे और निश्चित तौर पर अपील अधिकारी की भूमिका। तो चूंकि समय 45 मिनट का है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात आधे घंटे में खत्म कर सकूँ और 15 मिनट का जो समय है वो हमें ओपन डिस्कशन के लिए रख लें ताकि और भी कुछ जो सुझाव आ रहे हैं, जिज्ञासाएं हैं, उस पर हम चर्चा कर सकें। तो चूंकि समय कम है इसीलिए बड़ा अनौपचारिक होने का समय नहीं पा रहा है, सीधे विषय प्रवेश ही करना है। तो यदि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करें, अच्छा हम में से ऐसे कितने होंगे जो राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो कि जन सूचना अधिकारी हो? नहीं, यहाँ कोई नहीं। ठीक, तो चलिए, तो एक तरह से मैं बहुत टेक्निकल नहीं होता हूँ, एक जनरल कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, क्या हो सकता है इसका। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम सभी परिचित हैं कि हमारे देश में 2005 में ये कानून बना। कानून आया, हम आज इसे कानून के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन यदि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बैकग्राउंड देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बैकग्राउंड आज का नहीं है, काफी पुराना है। यदि मैं सरल भाषा में कहूँ तो 1970 से ही सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णय आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे नागरिकों का मूल अधिकार है और इसको उन्होंने अपने अलग अलग निर्णयों में ये बताया है कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो हमें मूल अधिकार प्राप्त है, तो उसमें आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत एक तो जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका, और दूसरा आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये दोनों ही जो मूल अधिकार हैं ये बिना सूचना का अधिकार के गौण हो जाते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय का ये मानना था कि यदि व्यक्ति के पास सूचनाएं नहीं होगी तो वह अपने विचारों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, और इसी तरह से व्यक्ति के पास सूचना नहीं हो तो वह अपने व्यक्तित्व का बेहतर विकास भी नहीं कर सकता है। इसीलिए विचारों की अभिव्यक्ति और जीवन को बेहतर ढंग से सम्मानपूर्वक जीने के लिए सूचना आवश्यक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को स्थापित किया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इसीलिए फंडामेंटल राइट। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ जो है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का आंदोलन। लगभग 80 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन, वो तो खैर बाद में फॉर्म हुआ, लेकिन इनसे ही जुड़े लोगों ने राजस्थान में देश में पहली बार सूचना के अधिकार की दिशा में आंदोलन किया। और आप देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को जो लाने का श्रेय दिया जाता है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि ये कानून जो है वो हमारे द्वारा लाया गया। हालांकि इस कानून को लाने की दिशा में एक तीसरा कदम और था, और वो था 1993-94 में विश्व अर्थव्यवस्था का उदारीकरण की दिशा में बढ़ना। 1993 में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं का अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप बढ़ गया, और युगांडा सरकार के साथ वर्ल्ड बैंक का स्पेशली ये अनुभव था कि उन्होंने युगांडा सरकार को एक बड़ी मात्रा में राशि दी थी और आखिरी में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसका आपको कोई हिसाब नहीं दे सकते। तो उसके पश्चात से वर्ल्ड बैंक और एडीबी, हम देखेंगे जितने सड़कों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े सारे बिल्डिंग्स हो रहे हैं, ये सारे जो है ज्यादातर एडीबी के प्रोजेक्ट्स हैं।
तो वर्ल्ड बैंक और एडीबी दोनों ने ये कहना शुरू किया सरकारों से कि हम आपको तब तक फंड्स नहीं देंगे, सहायता प्रदान नहीं करेंगे जब तक कि आप ये एंश्योर ना करें कि आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। तो इसीलिए यदि हम विश्व के नक्शे पर देखें राइट टू इंफॉर्मेशन को, तो 1766 में स्वीडन पहला देश था जिसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पर कोई कानून लाया, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट था। 1762 में वहां ज़ारशाही का अंत हुआ और 1766 4 साल बाद उन्होंने तुरंत ही अपने यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट ले आया। ये विश्व का पहला कानून था जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात करता था। लेकिन ज्यादातर विकसित राष्ट्रों में आप देखिए नक्शे पर, तो 1993 के पहले राइट टू इंफॉर्मेशन या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कानून आए हैं। लेकिन जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो है, उन सभी देशों में राइट टू इंफॉर्मेशन आने का जो समय रहा है वो 1993 के बाद का रहा। इवन चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र ने भी अपने यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के असर के कारण एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से संबंधित ऑर्डिनेंस और कानून को लाया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लाने का श्रेय किसको जाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है कि सिविल सोसाइटी आंदोलन को है कि वित्तीय संस्थाओं को है। लेकिन यदि इस बहस में ना पड़ा जाए तो श्रेय किसी को भी जाता है। लेकिन ये है कि पूरे विश्व का जो सबसे खूबसूरत कानून है वो निश्चित तौर पे निसंदेह हमारे देश का कानून है। इसका रीजन ये रहा है क्योंकि यदि हम पूरे विश्व के कानूनों पर यदि नजर डालें, सिर्फ नाम पर भी नजर डालें, तो पूरे विश्व के जो कानून है, इवन अमेरिका का भी जो लॉ है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरे विश्व के कानूनों को अलग अलग देखा जाए तो हर देश के कानून का जो नाम है वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। यानी कि या तो सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता है या सूचना तक पहुंच से संबंधित कानून है। लेकिन भारत जो है वो विश्व का पहला राष्ट्र है जिसने सूचना प्राप्त करने का हक अपने नागरिकों को दिया। सो हमारे देश का लॉ जो है उसका नाम है, जैसा कि स्पष्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है ये कानून। और अधिकार किस लिए? क्योंकि जितनी ज्यादा पहुंच जनता की सूचनाओं तक होगी उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा। सिर्फ लोकतंत्र के संदर्भ में लड़ाई तो मैं शब्द नहीं कहता हूं, लोकतंत्र में लड़ाई नहीं हो सकती है। ताकत जो है असली जनता की वो सूचना ही, जिसके पास जितनी सूचना है वो उतना सशक्त है। तो इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन के हक देता है कि अब आम नागरिक जो है वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एक लाइन मुझे याद आती है, यहाँ से मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज की ओर बढ़ रहा हूँ कि हम जब मैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के साथ 5 साल जुड़ा था जिसने इस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था, तो हम लोग जब 2006 में वहाँ उत्तराखंड में ट्रेनिंग करते थे तो वहाँ के मुख्य सचिव साहब ने बड़ी खूबसूरत लाइन और उन्होंने कहा 2005 से पहले किसी भी स्टेट के सिर्फ मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी विभाग की कोई भी फाइल मंगवा कर देख सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन 12 अक्टूबर 2005 के बाद इस देश के हर आम नागरिक को यह अधिकार मिल गया है कि वो किसी भी विभाग की फाइल को देख सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो 12 अक्टूबर 2005 के बाद ये क्रांतिकारी परिवर्तन आया है हमारे देश की व्यवस्था में, जिसमें एक नागरिक को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बराबर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की जो बात हो रही है, सूचना तक पहुंच की बात हो रही है, वो अधिकार हमारे देश के नागरिकों को मिल गया। तो ये एक मूलभूत अंतर जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन से आया है। तो अब यदि थोड़े से टेक्निकल इश्यूज की ओर जाए कि राइट टू इंफॉर्मेशन का उद्देश्य क्या है, बहुत एक बेसिक चीज पर मैं बात करूं कि ज्यादातर समय दिक्कत ये होती है कि मैं थोड़ा सा, चूंकि अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दे रहा हूं छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में अतिथि वक्ता के तौर पे, अधिवक्ता नहीं, तो वहां एक दिक्कत ये आती है कि अधिकारियों के पास जब एप्लीकेशन देखी जाए तो लगता है कि वास्तव में लोग क्या पूछ रहे हैं। इसी तरह से जब लोगों के साथ बैठा जाए तो लगता है कि वास्तव में पूछने की जरूरत है कि इतनी वेग इंफॉर्मेशन क्यों पूछी जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा एक समन्वय की जरूरत है। तो एक्ट की यदि मूल मंशा पर जाए कि वास्तव में एक्ट बना किस लिए, तो एक्ट की मंशा ये है, एक इस एक्ट के साथ 2 पक्ष जुड़े हैं। एक है
डिमांड साइड और एक है सप्लाई साइड। डिमांड साइड यानी जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, और सप्लाई साइड की जिनको इंफॉर्मेशन देना है, यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज। तो साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस देश में एक और धारणा फैली हुई है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के यूज को लेकर, और वो धारणा ये है कि न्यूसेंस, ब्लैकमेलर और परेशान करने वाले लोग इसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ संदर्भ में राज्य सूचना आयोग की जो एनुअल रिपोर्ट है वो इस बात को बताती है कि पिछले 3-4 सालों में पहले और दूसरे नंबर पर इस कानून का सबसे ज्यादा प्रयोग यदि किसी ने किया है तो वो है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो इसीलिए ये फैक्ट जो है ये अपने आप में इस धारणा को खत्म करता है एक तरह से कि ब्लैकमेलर्स न्यूसेंस नहीं उपयोग कर रहे। इस एक्ट का उपयोग वो कर रहे हैं जिनको इस सिस्टम की खामियां पता है, जिनको पता है इस सिस्टम में यहां गड़बड़ी हुई है, यहां कमी है। ठीक है, अब सूचना का प्रयोग कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक उपयोग करने की बात है तो उपयोग वो कर रहे हैं जिनको इस सिस्टम की खामियां पता है, और वो उसको सिस्टम की खामी को इस अधिनियम से चुनौती देकर शायद ठीक करना चाह रहे हैं, या वो जो भी पर्पस। तो पहली तो धारणा जो है कि न्यूसेंस ब्लैकमेलर यूज कर, तो वो ये राज्य सूचना आयोग के प्रतिवेदन से ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी खारिज हो जाती है। ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। तो दूसरी बात जो आती है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूज कर रहे हैं इस एक्ट का, तो ये किसी ना किसी तरफ तो ये बात करता है कि एक तरफ तो जहां हम सप्लाई साइड के संदर्भ में हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हम पब्लिक अथॉरिटी के पार्ट हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि सामान्य भाषा में बात करें तो एक शासकीय सेवक भी शासकीय सेवक के अलावा इस देश का नागरिक है। तो इस देश के नागरिक के रूप में शासकीय सेवक को भी सूचना की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की आम नागरिक के रूप में। तो इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वैधता या प्रासंगिकता के विषय में कोई प्रश्न नहीं है। तो जब प्रश्न नहीं है तो देखा जाए तो सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उद्देश्य जो है वो गिने चुने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो सहभागिता, लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नेंस में बढ़े सिस्टम में, दूसरी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, और तीसरी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य को लेकर सुशासन की स्थापना के संदर्भ में एक्ट आया है, और इस एक्ट ने 2 तरह की व्यवस्था रखी है सूचना देने की। बहुत सिंपल यदि तरीके से कहा जाए कि जैसे ही हम मेन रोड, जो रतनपुर रोड है, वहां से यदि हम जा रहे हैं तो वहां हमको एक बोर्ड दिखता है विश्वविद्यालय का, जिसमें लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय 2 किलोमीटर दूर है। ये है पहली किस्म की सूचना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये कह रहा है कि आम जीवन से जुड़ी हुई कुछ सूचनाओं का खुलासा तो एक मैनुअल के रूप में हर पब्लिक अथॉरिटी को कर देना है, और ये अनिवार्य रूप से करना है, एक मैनुअल तैयार करके, जिसे कि हम कहते हैं सेक्शन 41B का मैनुअल, स्वयं प्रकटीकरण का मैनुअल। इस मैनुअल में ये बातें मुख्य रूप से कही गई हैं कि आम जनता से जुड़ी हुई 17 प्रकार की सूचनाएं हैं जिसका खुलासा हर पब्लिक अथॉरिटी मैनुअल के रूप में कर देंगे, और इस मैनुअल को 12 अक्टूबर 2005 तक तैयार कर लिया जाना हर पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी। और इतना ही नहीं, इस मैनुअल को हर साल अपडेट करना भी पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। तो इसी तरह से पब्लिक अथॉरिटी के संदर्भ में हम बात करें तो विश्वविद्यालय चूंकि पब्लिक अथॉरिटी है, तो विश्वविद्यालय का भी एक मैनुअल होना चाहिए 17 बिंदु का, जिसमें कि मुख्य रूप से ये बातें होनी चाहिए कि क्या कार्य और कर्तव्य हैं विश्वविद्यालय के संगठन के, साथ में यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके क्या कार्य कर्तव्य हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो नॉर्म्स अपनाए जाते हैं, मानदंड, उसका किस तरह के मानदंड अपनाए जाते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय जो है वो किन नियमों, कानूनों, निर्देशों के तहत काम कर रहा है, इसका खुलासा भी करना अनिवार्य है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग 17 पॉइंट्स की बात की है इस मैनुअल में, और ये कहा है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को इन 17 बिंदुओं के विषय में अपनी ओर से खुलासा कर देना, ताकि लोगों को आम जीवन में ये पता चल जाए कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है तो वो किसके लिए काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसका काम करने का तरीका क्या है, आम जनता की सहूलियत। और दूसरा पार्ट एक्ट ये कहता है कि मान लीजिए ऐसी कोई सूचना है जिसका खुलासा इसमें नहीं हुआ है, तो फिर उसको लोग या आमजन जो है वो एप्लीकेशन फाइल करके सूचना
मांग सकते हैं। तो पहली प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 4(1)B का मैनुअल, और जो दूसरा है वो है आवेदन देकर मांगी जाने वाली सूचनाएं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है सेक्शन 4(1)C और D। मैं थोड़ा सा यदि टेक्निकल हूं तो एक प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से उठता है कि प्रश्नों का उत्तर देना है कि नहीं। कई बार लोग पूछते हैं ये काम क्यों किया गया, कैसे किया गया, किसके लिए किया गया, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सेक्शन 4(1)D में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जिस पर पूरे देश में कमोबेश चर्चा नहीं हो पा, और वो प्रावधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण को जो अपने महत्वपूर्ण प्रशासनिक और न्यायिक निर्णय, प्रशासनिक निर्णय जो है और न्यायिक, इसका कारण जो है वो प्रभावित व्यक्ति को अपनी ओर से बताना है। आप देखिए सरकार में ट्रांसफर होते हैं, एक ट्रांसफर हो गया किसी अधिकारी का, एक कारण लिखा जाता है कि प्रशासनिक आधार पर यह ट्रांसफर किया जाता है। ये पहले की परंपरा और जो परिपाटी थी उस सिस्टम में ये एक्सेप्टेबल था, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बाद चूंकि एक स्थानांतरण जो है, ट्रांसफर है किसी भी ऑफिसर का, वो एक प्रशासनिक निर्णय है, इसीलिए किसी अधिकारी का यदि ट्रांसफर होता है तो 4(1)D के अंतर्गत सरकार को ये बताना चाहिए कि इनका ट्रांसफर किस आधार पर किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है, और इसको इस आधार पर नहीं डाला जा सकता है कि यदि कोई पूछता है कि जब क्यों किया गया इनका ट्रांसफर, तो इस आधार पर कि ये प्रश्नोत्तर प्रारूप का है, आपने प्रश्न पूछा है इसीलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 4(1)D के अंतर्गत प्रशासनिक निर्णय का कारण अपनी ओर से खुलासा करना जरूरी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत। हालांकि ये कहा गया है, मैं सॉरी इस बात को भी मिक्स नहीं करता हूं, आगे जाता हूं कि प्रश्नों का उत्तर देना है कि नहीं, लेकिन 4(1)D के अंतर्गत ये कहा है कि आपके जो भी प्रशासनिक निर्णय है उसका खुलासा अपनी ओर से करना जरूरी। तो प्रशासनिक निर्णय का जब खुलासा हो जाएगा तो इसका फायदा ये होगा कि सिस्टम में और ज्यादा जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी संभावना और बेहतर हो सकेगी। इसके बाद यदि हम अगले तरफ जाएं, जो टेक्निकल पार्ट है, मैं थोड़ा सा उस पर जा रहा हूं जो संभवतः आप लोगों के इंटरेस्ट का भी हो सकता है, कि एक तो ये है कि 17 बिंदुओं का खुलासा कर लिया जाए, और दूसरा है फिर कि जो सूचनाओं का खुलासा नहीं हो रहा है उन सूचनाओं को एप्लीकेशन देकर मांगे। तो एप्लीकेशन देकर मांगी जाने वाली सूचना का तरीका बहुत सिंपल सा है। छत्तीसगढ़ सरकार के ने जो नियम बनाए हैं, मैं उसके अंतर्गत यदि बात करूं तो राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के अंतर्गत और सरकार के नियमों के अनुसार जो राइट टू इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन देने की प्रक्रिया होगी वो ऐसी है कि कोई भी आवेदक नागरिक होना चाहिए, तो कोई भी आवेदक जो है वो अपनी एप्लीकेशन बाय पोस्ट, व्यक्तिगत रूप पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इसके साथ फीस जरूर होनी चाहिए जो सरकार ने तय की है। एपीएल के लिए 10 रुपए की एप्लीकेशन फीस है जो अलग अलग माध्यमों से दी जा सकती है, और साथ में बीपीएल के लिए किसी भी तरह का फीस नहीं है, लेकिन उनको बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी। एप्लीकेशन देने के बाद जन सूचना अधिकारी जो है उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एप्लीकेशन को डील करने की। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और इस एक्ट में एक बात और कही गई है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ज्यादातर ऑफिस में ये हुआ है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एक ही छत के नीचे नामित किया गया है। वो इसीलिए क्योंकि एपीआईओ और पीआईओ जो है वो शब्द थोड़े से ऐसे लगते हैं कि एपीआईओ जो है वो पीआईओ के असिस्टेंट है, लेकिन इस एक्ट में ऐसा कहीं भी अपेक्षित नहीं है। और इस एक्ट में बहुत क्लियरली कहा गया है कि एपीआईओ जो होंगे वो पीआईओ के लिए या डिपार्टमेंट के लिए या पब्लिक अथॉरिटी के लिए सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का काम करेंगे।